मूला नक्षत्र को उन्होंने एक्टिवेट किया, क्योंकि वो जहाँ पे भी बैठ रहा था उसको उन्होंने एक्टिवेट किया, और उससे एक उनको शक्ति मिलती है जिसको हम कहते हैं शरीर छोड़ के बाहर देख के आने की वापसी, एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी काइंड ऑफ। जो नक्षत्र होता है वो हमारी सिद्धियों के बारे में भी बताता है कि हमने अगर साधना की, कोई सिद्धि अर्जित कर ली, तो इस जन्म में वो स्पिरिचुअल पावर हमारे पास में आएगी। देखिए ये कंटिन्यूटी है, आप ये ना एक रिले रेस चल रही है पुष्या के अंदर, क्योंकि बृहस्पति की एक्टिवेशन बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि कैंसर के स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर यह है, अपने ही घर के अंदर, अपने ही तारे में, अपनी चीज़ों में बहुत अच्छा एक्टिवेशन पॉइंट बनाएगा, और ये एक्सेप्शनल बहुत अचानक ग्रोथ का वो रहेगा, जिनका भी पुष्या नक्षत्र है, मतलब किसी न किसी चीज़ की बढ़त देगा। जुलाई से दिसंबर में 31 दिसंबर 2026 तक कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो एक्टिवेटेड हैं इस समय? मगा बहुत एक्टिवेशन में होगा, लियो का नक्षत्र है के अंदर आता है और लीडरशिप वगैरह को बढ़ाएगा बहुत अच्छी तरह। दूसरा नक्षत्र हम लेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लेंगे, जो वर्गों के अंदर आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ कैरियर उन लेके आ रहा है, साथ साथ लेके आगे चलेगा। अनुराधा नक्षत्र ये जाएंगे अपनी रिलेशनशिप के स्टेबिलिटी में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ माधवी वत्स। 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर का ये जो समय है, अगले 6 महीने आपके लिए कैसे होने वाले हैं? कौन से ऐसे ब्लेस्ड नक्षत्र हैं जो आपकी लाइफ पर सीधा इम्पैक्ट करेंगे? क्या आपकी लाइफ पलटने वाली है, बदलने वाली है? क्या कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, आपकी वेल्थ में और आपके करियर में? आज हमने इन सभी बातों को डिस्कस किया है, और कौन से ये नक्षत्र हैं इनको जानने के लिए आपको ये डिस्कशन पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। हमने इसमें ये भी डिस्कस किया है कि क्या नक्षत्र आपको आपकी ही आत्मा के छुपे हुए उन रहस्यों के बारे में बता सकता है, जिसे अगर आप जान जाएं तो आपकी ये पूरा जीवन बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। क्या आप अपनी पास्ट लाइफ के बारे में भी इन नक्षत्रों से पता लगा सकते हैं, या फिर ये कोई हिडन स्पिरिचुअल पावर आपकी एक्टिवेट करेंगे? इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उन्हें आप बहुत पसंद करते हैं। वो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर भी हैं और इसके साथ में द पावर ऑफ नक्षत्र बुक के ऑथर भी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी गुरुजी डॉक्टर राज का। स्वागत है गुरुजी स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार गुरुजी, हम देखते हैं कि नक्षत्र हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसको शायद हम कहीं ना कहीं उतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते जितनी इम्पोर्टेंस हम ग्रहों को देते हैं। आज हम नक्षत्रों पे ही बात करेंगे कि किस तरह से आज जो नक्षत्र हैं हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्या ये जो नक्षत्र हैं ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का रोड मैप पहले से ही तय कर चुके हैं? देखिए, अगर एक छोटा सा आंसर देना, यस, हाँ, तय कर चुके हैं पहले से ही, लेकिन रोड मैप तय कर चुके हैं, चलना आपको खुद है। इसमें बस एक थोड़ा सा फर्क है सोच को लेके। दूसरी चीज़, हाँ ठीक है, 27 नक्षत्र होते हैं जैसे हम सारे जानते हैं, लेकिन नहीं, 28वां नक्षत्र भी होता है जिसे हम अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। हम उसे कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते, शुभ नक्षत्र मानते हैं। जब भी कोई शुभ चीज़ समय नहीं निकल रहा, अभिजीत नक्षत्र में कर दीजिए, क्योंकि उसकी समय की कैलकुलेशन जो आई वो बहुत छोटी आई। बाकी सबकी 13 डिग्री 20 मिनट उस पर जाती है, लेकिन उसकी थोड़ी सी छोटी आने की वजह से उसको लिस्ट में ऐड नहीं किया गया, और फिर इन सबको थोड़ा एक्स्ट्रा दे के पूरा करके 360 डिग्री बना दिया गया। ठीक है, 27 को डिवाइड करेंगे उस तरीके से, ये करके उसमें बना दिया गया। लेकिन खूबसूरती देखिए, खूबसूरती ये है, नक्षत्र ही हमारे मुहूर्त डिसाइड करते हैं। नक्षत्र आपको किस समय में क्या करना है, हम नक्षत्रों में, तारा डूब गया, तारा नहीं है, समय नक्षत्र ही करता है। फिर दूसरी चीज़, हम नक्षत्र हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम जो कुंडली मिलान भी करते हैं ना, वो नक्षत्र को उसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। एक है जो विधि जिसको हम यूज़ करते हैं, अष्टकूट विधि, जिसको यानी 8 चीज़ लिया जाता है। बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, एक नंबर 1 को दिया गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके पॉइंट दिए गए। जब 1 से लेकर 8 तक की कैलकुलेशन करें तो हम कहते हैं 36 गुण मिल गए। तो जिनके गुण जैसे मिलते हैं
उस हिसाब से। अब इसके अंदर से अगर आप देखें तो 21 जो गुण है वो तो नक्षत्र देते हैं, 21 गुण। 36 में से 21 तो नक्षत्र ही देते हैं। तो फिर दोबारा नक्षत्र कितने इंपॉर्टेंट हो गए, तारा को दिए 3, योनि को दिए 4, गण जो निकाले उनको दिए 6, फिर नाड़ी उसके अंदर से निकाला उसको 8 दे दिए, 21 गुण दे देते हैं। तो जब 21 ही गुण हमारे नक्षत्र डिसाइड करते हैं, हाँ जिंदगी फिर दोबारा वही चीज़ हमारी चीज़ को लेके डिसाइड करते हैं। फिर इसी के अंदर हम इन्हीं को नक्षत्रों को 3 हिस्सों में बांट देते हैं जिनको हम गण कहते हैं, ठीक है, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। अब जैसे ही हम ये 9 नक्षत्रों को इसमें बांट देते हैं, हम सबसे पहले एक खूबसूरती समझना शुरू कर देते हैं कि हम मनुष्य के जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो हम निकालना शुरू कर देते हैं। देखिए होता क्या है, ये ना एक तरीके से, अब ये बोलिए एक ना सूक्ष्म तरीके से जिसको हम माइक्रोस्कोप लेके एक बड़ा करके अगर किसी को हम देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो नक्षत्र बहुत काम आता है। अब नक्षत्र, हम जन्म नक्षत्र जिसे कहते हैं, वो चंद्र जहाँ पे भी बैठे होते हैं जिस डिग्री में और उस राशि में उस जगह पे जौन सा भी नक्षत्र लगता है उसको हम जन्म नक्षत्र कहते हैं। उस जन्म नक्षत्र का जो सिस्टम होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है मानस, एक होता है वृत्ति। मानस मतलब मेरे इमोशंस किस तरह के हैं या मेरी पर्सनैलिटी किस तरह की है, और वृत्ति यानी हमारी आदतें किस तरह की हैं। जब हमें उसकी पर्सनैलिटी समझ में आ गया, उसकी कहते हैं आदतें समझ में आ गई, तो एक तरीके से हम उसको बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो जब हमें पैदा होते ही वो पर्सनैलिटी और आदत मिल गई, हमारे लिए तो रोड मैप बना के दे दिया कि आप होंगे ही इसी तरह के। अब क्या होता है, 3 जो गण हमने आपको बताए, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण, ये हम कहीं ना कहीं कर्मों से जोड़ के चलते हैं। जो कर्म हम लेके आगे निकल के जाते हैं, जिन्हें हम संचित कर्मों के नाम से भी जानते हैं, तो वो संचित कर्मों की जब हम बात करते हैं, देखिए 3 होते हैं, प्रारब्ध जो हम पीछे से लेके आते हैं, क्रियामन जो हम इस्तेमाल करते हैं, और संचित जो हम लेके चले जाते हैं। नक्षत्र पूरी की पूरी वो जो जर्नी है सारे कर्मों को जीने की, नक्षत्र वो जर्नी है, और जो हम सारे इकट्ठे करके लेके अगले में जाएंगे वो संचित लेके जाएंगे, वो भी नक्षत्र ही लेके जाएगा, क्योंकि अगला नक्षत्र हमें वहीं से मिलेगा, क्योंकि हम जो कर्म पूर्ण नहीं कर पाए वो लेके पैदा होंगे, वो वहीं से मिलेगा, वहीं से मिलेगा, क्योंकि नक्षत्रों में ही एंड होगा जिंदगी का और चीज़ों का, वो संचित हो गया। फिर अगले में जहाँ से आपको प्रारब्ध जानी जन्म नक्षत्र मिलेगा वो भी नक्षत्र ही होगा, तो वो हम पीछे से लेके आ गए एक सीधा सा हिस्सा। फिर इसी चीज़ को हम जो हमने 3 गणों में उनको डिवाइड किया था, तो उसको हम लेके सीधा सा अगर चलें तो जो देवगण वाला जो होता है वो हमारे एक तरीके से हमने अपने सारे कर्म को एक तरीके से जी लिया है, और अब हम मोक्ष की तरफ को चल रहे हैं। देवगण जिनका होता है, जिनका देवगण हो गया, जिनका मनुष्य गण लग गया, जो 9 नक्षत्रों में डिवाइड होता है, उन मनुष्य गण वालों को अपनी पूरी जो जर्नी जीनी है उससे सीखना है। तो अभी भी उनका लर्निंग वो फेज सीख है, वो लर्निंग फेज में है। फिर जो राक्षस हैं वो सबसे बड़े क्वेश्चन और उठाने वाले और चीज़ों को बदलाव में लाने वाले नक्षत्र हो जाते हैं। वो क्या नक्षत्र होते हैं जो ये सवाल कहते हैं कि धर्म ऐसे क्यों है, चीज़ें ऐसे क्यों चल रही हैं, ये ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये वैसे चलना चाहिए। वो बदलाव का कारण वो है। तो वो सिर्फ जीते नहीं हैं, वो हर चीज़ के ऊपर सवाल करके पहली बारी एंट्री मारते हैं। तो इस तरीके से उनको अलग अलग सिस्टम में बांट दिया गया। आपको एक और बहुत अलग सी चीज़ बताते हैं कि मालूम है होता क्या है, अभी तक हम हमेशा ये सोचते हैं, आप भी सोचते ही होंगे कि हर ग्रह को 3 नक्षत्र मिले। कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया भाई इसी उस सीक्वेंस में क्यों दिए, ये तो लाइन लगी हुई थी कि ऐसे भी केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र ऐसे लाइन में खड़े हो, ये पहला तुम्हें, दूसरा तुम्हें, तीसरा तुम्हें, चौथा तुम्हें, ऐसा करके हमने बांट दिया। कोई कारण नहीं। सच्चाई ये है किसी भी ग्रह की कोई ओनरशिप हम नक्षत्रों पे असलियत में बृहद प्राशा, किताब का नाम लेके इसीलिए बात करने की बात करेंगे,
बृहद प्राशा के अगर हिसाब की बात बोले तो नक्षत्रों को कोई भी लॉर्डशिप नहीं मिली, मतलब किसी भी ग्रहों को लॉर्डशिप नहीं मिली नक्षत्रों की। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र के हिसाब से एक जो सबसे पॉपुलर दशा का सिस्टम है वो है विंशोत्तरी दशा। सब लोग बोल देंगे, अगर किसी से पूछें कितनी तरह की दशा, कोई अष्टोत्तरी बोल देगा, कोई चलित बोल देगा, कोई नक्षत्र दशा का नाम भी ले लेगा। टोटल में 42 तरह की दशा होती है। 42 दशा। विंशोत्तरी बहुत पॉपुलर रही, लेकिन हाँ विंशोत्तरी से जैसे हमें इवेंट्स देखने हो कब क्या होगा थोड़ी तकलीफ होती है, एक एग्जैक्टली टाइम नहीं पता चलता। अष्टोत्तरी में जाते हैं बहुत अच्छा पता चलता है। और नक्षत्र दशा ही नाम की एक दशा भी होती है, अगर हम उसमें चले जाते हैं तो हमारे को बिल्कुल ही एग्जैक्टली लेवल पे भी पता चलती है। तो एक दशा को बनाने के लिए, क्योंकि वो दशा की एक सीक्वेंस थी 120 सालों की, उसको बनाने के लिए हर ग्रह को 3 नक्षत्र दिए गए सिर्फ एक दशा के लिए, एक दशा के लिए। अदरवाइज विंशोत्तरी के लिए, हर दशा ग्रह के के लिए 3 नक्षत्र नहीं है। असली में ऐसा कहीं पे भी नहीं आता। हाँ, राशियों में उनकी कितना कितना हिस्सा आता है वो जरूर आता है, नहीं तो हम कैसे नहीं सवाल उठाते हैं कि अरे पहला तो आपने इधर से शुरू किया, लेकिन आपने उसकी लॉर्डशिप उठा के, जो राशि की लॉर्डशिप नहीं है वो उठा के तो आपने किसी और ग्रह को दे दी, और उसका कोई लॉजिक भी नहीं आपको समझ में आया। अगर आप ठीक है चलिए हम एरीज के अंदर जो आ रहे हैं तो ठीक है, हमें समझ में आता है, एरीज में आए हमारे नक्षत्र, उनको हमने मंगल को लॉर्डशिप दे दी, चलो फिर भी लॉजिक आता है। उसके अलावा कोई लॉजिक नहीं था। तो ये था ही नहीं लॉजिक कहीं पे भी, ये सिर्फ विंशोत्तरी दशा की कैलकुलेशन का एक सिस्टम था। उसमें हर ग्रह को 3-3 दशा बांट दी गई और ऐसे पूरा कैलकुलेशन सिस्टम बना। उससे फिर मून जहाँ पे पहुँचा उसे जन्म नक्षत्र, और उसके लिए जो ग्रह हुआ उसी ग्रह से उसकी दशा शुरू कर दी, और कितनी निकल गई वो सब कैलकुलेशन का सिस्टम था बस। लेकिन नक्षत्र और ग्रह 2 इंडिपेंडेंट अलग अलग पहलू हैं, दोनों एक पहलू नहीं है। तो नक्षत्र इंडिविजुअली अपनी एक प्रेडिक्शन का सिस्टम है, और वैसे ही ग्रह अपने हिसाब से एक सिस्टम बनाते हैं। तो जब हम ग्रहों को देखते हैं, फिर वो ग्रह किस नक्षत्र में आ जाते हैं, फिर वो नक्षत्र में कौन सा पदा लगता है, हम उससे उसकी कैलकुलेशन करते हैं। रिवर्स नहीं करते कि कौन सा नक्षत्र कहाँ बैठ गया, उससे नहीं करते, और बहुत एक्यूरेटली होती है, और टाइमिंग ऑफ द इवेंट्स के बेसिस पे जाती है। तो ऑडियंस के लिए अगर हम बात करें कि विंशोत्तरी दशा के लिए खाली हर एक ग्रह को 3 नक्षत्र दिए गए हैं, अदरवाइज नक्षत्र के साथ में ग्रह की काउंटिंग नहीं होती है, दोनों अलग अलग सिस्टम। दोनों अलग है, 2 सिस्टम्स थे। अब लोगों ने कंफ्यूज करना शुरू कर दिया। हुआ क्या, जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है ना, ये इंटरनेट जनरेशन बढ़ रही है, वो इंटरनेट से ही डॉक्टरी सीख लेते हैं, इंटरनेट से ही ठीक गलत सीख लेते हैं, इंटरनेट से ये सारी एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं। अब जितने एस्ट्रोलॉजर हैं ना, हम बोलेंगे 99% को कुंडली बनानी भी नहीं आती, बस उन्होंने सॉफ्टवेयर में देखी और वो शुरू हो जाते हैं। अब कल ही एक छोटा सा वर्णन आ रहा था, उसने कहा राहु केतु और सूर्य पहले भाव में है इस व्यक्ति के, इसके साथ ऐसा होगा। अब उसको कौन समझाए, उस छोटी सी बच्ची थी, एक लेडी थी, उसको कौन समझाए, राहु और केतु तो 180 डिग्री दूर आमने सामने रहते हैं, कभी एक घर में तो आ ही नहीं सकते, राइट। लेकिन बोलेंगे, बोलना बहुत ज़रूरी है। फिर एक जगह पे पहुंचते हैं, कह देते हैं ये ग्रह यहाँ आ गया तो ये हो गया आपके साथ। अरे ग्रह आने से एक एलिमेंट, प्लेसमेंट का एलिमेंट निकला, बाकी सारे एलिमेंट तो आपने देखे ही नहीं। दशा महादशा अंतर तो दशा फिर कुछ भी नहीं देखा। अगर आपने वो वाले ग्रह की बात बोले तो 2 घंटे उसी घर के अंदर, वही मतलब जो राशि के अंदर, क्योंकि जो उदय हो रही है उसी के अंदर 2 घंटे तो रहेगा ही अंदाज़ा, जो एक सिस्टम एक पैटर्न है। अब 2 घंटे में कितने लाखों बच्चे पैदा हो जाएंगे, क्या सबके सब एक जैसे हो जाएंगे? सारे के सारे आर्मी में जाएंगे, सारे के सारे नेवी में जाएंगे, सारे के सारे इंजीनियर बन जाएंगे, सारे के सारे गरीब हो जाएंगे, सारे के सारे अमीर हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता, 2 जुड़वा भी एक जैसे नहीं होते। बस ये खूबसूरती है जो डिवाइड करके हमें नक्षत्रों से ही पता चलती है। जब हम बाकी भाव के कुंडलियाँ बनाते हैं, और उसमें भी हम जाके देखिए, अगर हम सिंपल वे ऑफ प्रेडिक्शन करते हैं, सिंपल वे ऑफ प्रेडिक्शन,
सिंपल वे ऑफ प्रेडिक्शन में क्या होता है, हम हमेशा लगन कुंडली देखते हैं, उसके अलावा नवांश देखते हैं, और हम अगर असली में बोले तो टोटल 16 तरह के भाव देखते हैं, ज़्यादातर पॉपुलर, वैसे 60 तक जाते हैं। जैसे हमें कई बार डीप में देखना होता है, बहुत जहाँ मरण और उसका मृत्यु और जीवन का विषय आ जाता है, हम 120 तक भी जाते हैं। अच्छा, ठीक है, जाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, बहुत कभी कभार पड़ती है, बहुत सालों में एक कभी कभार पड़ती है तो वहाँ तक भी जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ ग्रहों के हिसाब से देखते रहते हैं, हम तो नक्षत्र सोचते कहाँ हैं, हम तो सिर्फ नक्षत्र अगर सोचते भी हैं तो लगन। उसके बाद ज़्यादातर ज्ञानी ये बोलने लग जाते हैं, अब जब नवांश देख रहे हैं तो आपको नक्षत्र नहीं देखने, आपने सिर्फ राशि देखनी है। ज़्यादा राशियों के किस किस की दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है उसको देखना है, बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना। जैसे ही आप नक्षत्र और उन्हीं भावों के हिसाब से बांट के देखने शुरू कर देंगे, आपने एक तरीके से माइक्रोस्कोप में देखना शुरू कर दिया, छोटी छोटी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। गुरुजी, क्या हर एक नक्षत्र अपने साथ में एक डिवाइन मिशन लेकर के आता है? उसमें छुपा होता है कि एग्जैक्टली इसका क्या मिशन है? ये ना बिल्कुल सच बात है। हर नक्षत्र जैसे जैसे क्योंकि हमने आपको क्या बताया, ये आपको पूर्व जन्म की कंटिन्यूटी मिल रही है, जो हमारा अपना सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन है। तो जब हम पीछे से इसकी एक कंटिन्यूटी लेके आ रहे हैं, तो कंटिन्यूटी के अंदर तो सीधी सीधी सी चीज़ें हमें उसी हिसाब से ही जाएंगी, और उसी कंटिन्यूटी के ना एक सिस्टम का बड़ा एक सिंपल सिस्टम है, शक्ति का सिस्टम। हर नक्षत्र को एक शक्ति प्रदान करी गई, जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति, जिसको हम लेके चलते हैं। और ये अगर हम किताबों की बात बोले, मैं सिर्फ 2 किताब आपको बताएंगे, एक तैत्तिरीय ब्राह्मण और एक नक्षत्र सूक्ता, और तीसरी अथर्ववेद में भी इसके बारे में बात आती है कि जो इसमें कौन से नक्षत्र को कौन सी शक्ति प्रदान करी गई वो आई। जो शक्ति आपको प्रदान करी गई वो आपको पीछे से आपका सपोर्ट लेवल बन गया, उस सपोर्ट लेवल को आप बढ़ाते जाएंगे, वो सपोर्ट लेवल आपके लिए बढ़ता ही जाएगा। और ये हर नक्षत्र के हिसाब से है। जैसे अश्विनी को अश्विनी कुमार दे दिए गए, मघा को पितृ देवता दे दिए गए। जैसे मूला नक्षत्र, जिसको हम हमेशा कहते हैं जो सबसे ज़्यादा अमीर लोग बनते हैं ना, उनका वहाँ मूला नक्षत्र बहुत एक्टिवेट होता है। अच्छा, वो होगा ही होगा। बड़ा एक एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि अगर जैसे बहुत, अगर हमने मिलियनेयर्स, हम कहेंगे बिलियनेयर्स, मिलियनेयर्स ही नहीं, क्योंकि इतने साल इसमें लगाने के बाद ना हमें एक चीज़ ये मिली कि बहुत सारे बिलियनर भी कंसल्टेशन के लिए आए और उनकी कुंडलियाँ देखने का मौका मिला। एक चीज़ हमने बहुत नोटिस करी कि मूला नक्षत्र बहुत ज़्यादा उनके साथ एक्टिवेट था। मूला सबका कहीं ना कहीं, मोस्टली आई विल से ऑलमोस्ट 80-90% में था। बड़ा हैरानी हुई। फिर इस चीज़ को थोड़ा और समझा, इसको शक्ति मिली, निरृति की शक्ति मिली, देव जो उसके अंदर निरृति कुबेर की शक्ति है। अच्छा, इसीलिए उनके पास इतना धन है। मूला नक्षत्र को उन्होंने एक्टिवेट किया, क्योंकि वो जहाँ पे भी बैठ रहा था उसको उन्होंने एक्टिवेट किया, और उससे एक उनको शक्ति मिलती है जिसको हम कहते हैं शरीर छोड़ के बाहर देख के आने की वापसी, एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी काइंड ऑफ, मतलब कुछ समझने के लिए, मतलब जैसे हम आपको जानना चाहते हैं तो एक तरीके से हम आपके अंदर जाके हम जान के आ सके। एक तरीके से इसको उस मतलब में मत लीजिए कि असली में हम जाके ऐसा कोई जादू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक समझने के लिए। तो ये शक्ति निरृति ने दी, तो वो जो उनकी एक्टिवेशन जोर था वो उसी तरह का दान करते थे, वो उसी तरह के जंगल और चीज़ें और जानवरों की चीज़ें करते थे, वो उन्हीं भगवानों में जा जाके करोड़ों के सोना बांट आते थे, कई लोग खाना उतना खिलाते थे, या फिर उसी तरह का दान करते थे जहाँ पे मूला बैठा होता था। ये नेचुरली था, नेचुरली। हम ये नहीं कह रहे कि हमने करवाया, ऐसा कुछ नहीं, हम कोई जादू नहीं करवाते, जर्नली तो वो करते थे। और मूला उनका बहुत मेजर एक्टिवेट था। बड़े हैरानी की चीज़, ऊपर से कुबेर, हाँ। और उनकी जो ये देव शक्ति मिली वो ये मिली कि वो बाहर जाके जान के वापस आ सकते थे। तो डील होने से पहले उन्हें पता होता था हम ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आउटकम क्या आने वाला है। तो बस यही चीज़ों, अब ऐसे ये हो गया ना डिवाइन, तो यही डिवाइन यानी ऊपरी शक्ति उसी के साथ साथ मिली। तो ये एक तरीके से हम कहते हैं कि छुपा हुआ जो आपको मिशन मिल गया पैदा होते ही, कि इसके साथ में तो जो आपको नक्षत्र मिला उसका एक मिशन आपके साथ जुड़ गया। और हर नक्षत्र का एक मिशन है। किसी, अब जैसे उत्तरा भाद्रपद का करें तो
वो कहीं ना कहीं अबंडेंस या ज़्यादा चीज़ को बढ़ाने का उसमें आ जाता है। पुष्य का करें तो वो पुष्य स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का, या किसी को हमें मदद करने का उसको मिशन मिल गया। तो ऐसे हर नक्षत्र को कोई ना कोई मिशन मिला, उसको उसकी शक्ति मिली, उसको वो रास्ता पहले से लिखा मिला। तो ये इस तरीके से चलता गया। और ये अगर हम ये बात बोले ना कि ये मिशन जिसने भी हमें भेजा उसे तो पता था, जो आता है उसे नहीं पता होता। तो कईयों का तो अचानक निकल आता है तो अलग बात है, जिसको पता होता है वो हाँ इसको बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ करके कहीं पे पहुंच सकता है और अपने आप को अचीवमेंट पे लेके आ सकता है। आपको एक और एग्जांपल देते हैं एक्टिवेशन का, अर्धरा नक्षत्र। जहां पे भी अर्धरा नक्षत्र होगा वहां बीमारी जरूर होगी। अच्छा, मतलब उस वाले घर का और उसी डिग्री के अंदर जो कौन से उसमें लेवल पे आ रहा है, आप सिर्फ ये चेक करिए कौन सा शरीर का हिस्सा लग रहा है, वहां पे तकलीफ जरूर आएगी। कितना आसानी से समझ में आता है। तो ये प्रेडिक्शन के सिस्टम्स भी हैं। जैसे आप ग्रहों के अंदर हमें बोलते हैं अरे जहाँ पे सूर्य बैठ गया वहाँ से लीडरशिप आ जाएगी, जहाँ बृहस्पति बैठ गया वहाँ पे बढ़त आ जाएगी। चाहे हम जितने मर्जी रूल उसमें लगा लें, जहाँ पे शनि बैठ गया वहाँ पे देरी आ जाएगी, जहाँ केतु बैठ गया वहाँ डिटैचमेंट आ जाएगी, जहाँ राहु बैठ गया वहाँ पागलपन आ जाएगा। हम यही कहानियाँ से करते हैं। अब नक्षत्रों में भी ये कहानी करके देखिए ना, फिर खूबसूरती देखिए कि आप उसको कितने एक ही चीज़ को छोटे लेवल पे काट के कितने ध्यान से देख सकते हैं और बता सकते हैं। तो यहाँ पे जाके ये फ़र्क आ जाता है। गुरुजी, क्या नक्षत्र हमें हमारा सोल पर्पस भी बताता है कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे? देखिए, नक्षत्र आपको हर चीज़ बताता है आसानी से। आप एक एक करके भी पूछेंगे तब भी हम आपको एक ही लाइन में बता देते हैं, हर चीज़ बता देता है। और नक्षत्र के अंदर जब हमारे सोल पर्पस को हम डिवाइड करते हैं, हम उसको 3 हिस्सों में लेके जाते हैं। एक है धर्म, फिर दूसरा कर्म और तीसरा मोक्ष। और नक्षत्र और अपने पदों से इसको अलग अलग तरीके से 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। अगर हम धर्म की बात बोले तो वो हमारे किस किस ग्रहों से रिलेशन बना रहे हैं। यहाँ पे हम विमशोत्री का सिस्टम फिर से यूज़ करना चाहेंगे और चीज़ों पे जाना चाहेंगे। जैसे हस्ता पे आ जाए, हस्ता जैसे सूर्य का हो गया, तो इसके अंदर हमारा जो पर्पस बन जाता है धर्म से रिलेटेड, वो कुछ क्रिएट करने का बन जाता है एक छोटा सा चीज़ के अंदर। जैसे चित्रा हो गया तो विश्वकर्मा का वो आ जाता है। तो हम कहते हैं कोई ना कोई अच्छी चीज़ें या ब्यूटी या कोई किताबों से रिलेटेड चीज़ें करिए, ये आपके लिए बहुत, क्योंकि इसमें औजार भी साथ में है और लिखित को भी, हम पेन को भी औजार ही मान के चलते हैं। तो ये धर्म वाला सिस्टम आ जाता है। फिर दूसरा पदों से हम लेके जाते हैं। तो पदों वाला जो सिस्टम है वो कर्मों के का सिस्टम को हम मानते हैं और उसको हम हिस्सों में करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर 4 पद होते हैं, हम इसको 4 पदों को इसमें डिवाइड कर देते हैं। फिर जोन सा आपका पद लगा वो आपका कहते हैं कर्म का पर्पस लेके आप पैदा हो गए। फिर सिर्फ इतने से नहीं शुरू होता, फिर इससे अगले में शुरू होता है जो मोक्ष का सिस्टम। अब मोक्ष का जो सिस्टम है ना, वो आपका नाड़ी के हिसाब से होता है। ये भी इन्हीं के सिस्टम है कि 3 नाड़ी होती है हमारी, आदि, मध्य और अंत। तो अंत्य और ये 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करेंगे और इसके अंदर हम 3 को 9 नक्षत्र दे देंगे, करेक्ट। फिर इनके अंदर से जोन सा नक्षत्र जिस नाड़ी के लिए लगा उसी के हिसाब से चलेंगे। क्योंकि अगर हम लेके चलें सोल का पर्पस क्या है, तो अगर पहले का ऊपर का है वो हमारा सोल का पर्पस है कि हमें इधर से आगे की कंटिन्यूटी देनी है। दूसरे के नक्षत्र की बात बोले तो वो बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें करते हैं, तो उनको हमें बदलाव के हिसाब वाला उनका पर्पस बन जाता है। अंत्या की बात बोले तो वो बहुत लंबी जर्नी का वो करते हैं, तो वो उनको थमे हुए काम करना जब वो उनका सोल पर्पस हो जाता है। तो ऐसे करके हम 3 हिस्सों में बांट के नक्षत्रों से सोल पर्पस भी देख लेते हैं। क्या गुरुजी नक्षत्रों से ये भी पता चलता है कि हमने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे? देखिए, कर्म और पिछले जन्म का जब हम कनेक्शन करते हैं ना, वहाँ हम राहु केतु को सिस्टम में लेके आते हैं हमेशा। जहाँ राहु केतु का कनेक्शन बनेगा, हम तब देखते हैं हम क्या छोड़ आए थे, कहाँ ले आए थे। तो आपको देखना होता है राहु केतु कहाँ बैठे हैं और किस नक्षत्र में बैठे हैं। वहाँ से हमारे को पिछले जन्म का कनेक्शन समझ में आता है।
कितनी हम डिज़ायर छोड़ आए थे, क्या हम पूर्णता नहीं करके आए थे, क्या करने की ज़रूरत है, फिर वो किस घर में बैठे हैं, किस किस ग्रह से रिलेशन बना रहे हैं और उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो वो पीरियड उससे निकलता है। फिर हम कहते हैं फिर एक्टिवेशन पीरियड, कब वो एक्चुअली काम करना भी शुरू कर देते हैं, जब उनकी दशा लिखती है या फिर गोचर वहीं से गुजरना शुरू करते हैं। अब जैसे हम आपसे से बात करें तो कितने सारे जो हम बहुत लोगों से सवाल पूछते हैं, चाहे हम नक्षत्रों के बारे में ही आपको समझा रहे हैं कि जिनके डाइवोर्स होते हैं क्या उनकी कुंडलियां नहीं मिलाई जाती? सबकी मिलाई जाती है। Yes. इंडिया में तो ऑलमोस्ट सभी की मिलाई जाती है, फिर भी डाइवोर्स हो जाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? तो क्यों वाला तो चलो हम पूरे विषय में कभी किसी दिन और डिस्कस करेंगे। तो उसी के अंदर दो हिस्से आ जाते हैं, सोल कनेक्ट था या सिर्फ अट्रैक्शन था। अब यहाँ पे जाके राहु केतु और नक्षत्रों का रोल शुरू होता है। फिर वो कहाँ पे जाके टूटे और क्यों टूटे, वो रोल हमारा सबसे पहले दशा फिर गोचर से शुरू होता है। आपने गुण तो मिला लिए, लेकिन उनकी जो जर्नी है वो तो आपने नहीं देखी। हम दोनों बहुत अच्छे हैं, अगर एक दूसरे के साथ जिएंगे बहुत अच्छा जिएंगे, सब कुछ गुण मिलते हैं हमारे, जो हम 36 गुना अभी हम अष्टकूट सिस्टम बता रहे थे, बहुत बढ़िया, अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा है। अब जर्नी तो आपने देखी नहीं, एक की जर्नी अमेरिका जा रही है और दूसरे की जर्नी कहीं और जा रही है। तो वो जब जर्नी दोनों की अलग अलग चली जाएगी तो क्या दोनों साथ रह पाएंगे? नहीं, दोनों एक इस तरफ जा रहा है, एक साउथ पोल जा रहा है, एक नॉर्थ तो पोल फिर जा रहा है। जर्नी नहीं मिल रही तो कहाँ से चलेगी? तो हमें जर्नी की को भी तो स्टडी करना जरूरी है। चलो जर्नी भी मिल गई, फिर गोचर ही गलत लग गए। अब उस गोचर में वो है तो कहते हैं अमेरिका में, लेकिन उसका कल डिपोर्टेशन यानी उसे निकाला जाने वाला है, तो वो तो स्ट्रेस में है। अब वो स्ट्रेस में है तो अपना स्ट्रेस तो घर पे ही देगा। तो उस जर्नी के अंदर बैठे हुए के अंदर भी कौन से गोचर गलत लगे या सही लगे वो देखना पड़ जाता है। तो वो जब हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं ना, हाँ नक्षत्र प्रेडिक्शन का सिस्टम है, आप दोनों में दोस्ती रहेगी, मैत्री रहेगी, आपके आगे जनरेशन आप बढ़ा पाएंगे या नहीं, आपकी खाने की आदत मिलती है या नहीं मिलती, प्यार बना रहेगा या नहीं मिलेगा, कोई बीमारी आएगी या नहीं आएगी, बस उतने के बेस पे हम शादियां कर देते हैं। ये तो सिर्फ आपने सिर्फ गुण मिलाए, अब जर्नी तो मिला ही नहीं। अब तो राम जी और सीता माता के तो 36 गुण मिले थे, कितना समय साथ रह पाए? सेपरेशन हो गया। आपने जर्नी नहीं देखी ना, आपने तो सिर्फ गुण देखे। हाँ, आप ये बोले राम जी ने दूसरी शादी करी, नहीं करी, लगातार प्यार किन से किया? सीता माता से किया। सीता माता के लिए तो वो पता नहीं कहाँ तक पहुंच गए उनको बचाने के लिए, वो तो उनके गुण थे ना, गुण मिले थे, प्यार मिला था, प्यार नहीं खत्म हुआ आखिरी दिन तक। कोई गलत काम नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, एक दूसरे के बारे में ही सोचा, एक दूसरे के बारे में हमेशा ही अच्छा सोचा, चाहे जैसे मर्जी हालात बने, लेकिन दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचा। कभी सीता माता ने ये नहीं कहा कि राम जी नहीं आएंगे, वो तो मेरे को यहीं छोड़ देंगे। उन्होंने हमेशा कहा राम जी पक्का आएंगे। रावण को हमेशा ये बोला जब वो आएंगे तब तेरे को समझ में आएगा कौन आ रहे हैं। तो वो हमेशा ही उनको विश्वास बना रहा, उनको सीता माता पे विश्वास बना रहा। तो वो गुण मिलने थे, लेकिन साथ रहना हुआ, बस वहां पे हमारी कमी रह जाती है, वहां डाइवोर्स आते हैं। गुरुजी, क्या जो नक्षत्र होता है वो हमारी सिद्धियों के बारे में भी बताता है कि हमने अगर साधना की, कोई सिद्धि अर्जित कर ली, तो इस जन्म में वो स्पिरिचुअल पावर हमारे पास में आएगी? देखिए ये कंटिन्यूटी है। आप ये ना एक रिले रेस चल रही है, जब तक उस रिले रेस में हम ख़त्म नहीं हो जाते। हम ना इसको ना समझाने का ना तरीका ये समझाते हैं कि जब भी हम ये अपने से अगले लेवल पे इवॉल्व होते हैं, हम पिछले से कमज़ोर होते जाते हैं। तो इसलिए युगों के हिसाब से अगर हम चलें तो कल हम किसी को ना राम जी की हाइट और वो सब की कैलकुलेशन का सिस्टम समझा रहे थे, जो वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा था। उनके हिसाब से 9 फुट 8 इंच के राम जी थे, जो कैलकुलेशन सिस्टम बन रहा था। कहीं पे हमें लगता है कि कैलकुलेशन का हम कहीं विधि गलत कर चुके हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से जितने जन्म हमने उधर से कैलकुलेट करने के सिस्टम करे तो उनके 13-14 फुट की हाइट होनी चाहिए थी। तो वो 13-14 फुट के थे और आज हम 6 फुट से भी कम के होते गए। तो ऐसे हम घटते जा रहे हैं। ठीक है, यही घटने का कलयुग का भी अगर हम सारा कुछ लेके जाते हैं और कलयुग की शक्ति को लेके भी हम मान के चलते हैं, तो ये हम घटते जाते हैं। लेकिन ये रिले रेस चल रही है। तो एक आपने पूर्ण नहीं किया, उसे पूर्ण करना है, फिर आगे चलिए, फिर अगले को पूर्ण करना है, और ऐसे करके आप एक साइकिल ऑफ 360 डिग्री आप चलते जा रहे हैं। तो ये नक्षत्र ही वही साइकिल जहाँ पे आपने अंत किया और अगले को आपको पकड़ाया, यही सिस्टम में चलता है।
इसके अंदर ना एक ओरिजिनल एलिमेंट आपको बताते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी एंगल भी हम साथ में आपको समझाते हैं। महात्मा गांधी के टाइम पे एक लड़की थी, वो आके मतलब महात्मा गांधी जी को तक उनके बात पहुंची कि वो लड़की कहती थी मैं उस गांव में रहती थी, मेरा ये नाम था, मेरे ये पति हैं, मेरा ये है और मैं वहाँ रहती थी। छोटी सी लड़की, महात्मा गांधी तक ये बात पहुंची क्योंकि उस टाइम तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही थे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा जाके देखिए उसके गांव में, जब इतना तक बोल रही है तो। जब वहाँ पे पहुंची तो उन्होंने जाके अपने पति को उसके पर्सनल नाम से बोला, अच्छा। बताया मेरा सामान यहाँ पड़ा है, और सारी बातें सच निकली। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहते हैं कंटिन्यूटी उसने बिल्ड करी थी, लेकिन बीच में जो एक रबड़ चलाना था भगवान जी ने वो चलाना भूल गए, लेकिन वो कंटिन्यूटी वही चलती गई। और वहाँ पे जब हमने उसकी नक्षत्रों की कैलकुलेशन ऑन टाइम बेस और जो बातें और उसकी बर्थ और वो चीज़ें हिस्ट्री रिकॉर्ड में बताई गई, सच्चाई यही थी कि जहाँ पिछले नक्षत्र के अंदर जिस डिग्री के आधे के अंदर उसकी मृत्यु का समय बताया गया अंदाजक, अगला वाला नक्षत्र जन्म नक्षत्र वही मिला उसको, वही था। एरर हमारे पास 5 डिग्री 6 डिग्री का आया। ठीक है, ऑब्वियसली टाइम उस समय घड़ियां कितनी पक्की होंगी क्या होगा, लेकिन वही था। जिस नक्षत्र में मृत्यु हुई है, जन्म वही अगला जन्म नक्षत्र, उसी किस्मत की नक्षत्र बात में है, वो होगा। नक्षत्र बीच में था। अगर नहीं होता तो शायद हमें भी लगता कि कुछ गलत, वो नक्षत्र बीच में था, लेकिन 5-6 डिग्री के बाद यानी उसके अगले पदा के अंदर वही नक्षत्र मिल गया उसे, जो हमें अंदाजक बताया गया। तो इसका मतलब कुछ तो सच्चाई थी और उसको पिछले की कंटिन्यूटी भी याद थी। तो हमने इसीलिए वही वाला एग्जाम्पल यूज़ किया, सभी के लिए नहीं। थोड़ा गूगल करेंगे, बड़े सारे लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। यस, हाँ, वहाँ से ये चीज़ें पता चलती हैं। और हमें जब हम कहते हैं ना पीछे से हमें क्या मिला, तो हम कहते हैं हमारे को हर नक्षत्र के साथ हमारे को हमारे देव भी असाइन करके मिले, साथ में दिए गए कि आपके तो यही देव और रहेंगे। देव अलग हैं, भगवान अलग हैं। थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा फ़र्क करेंगे। देव वो हैं जो हमें अध्यात्म के रास्ते या हमारी ज़िंदगी के सोल का, आत्मा के रास्ते को आगे लेके जाते हैं। 2 तरह के देव होते हैं, एक होते हैं आदि देवता जो हमारे सबसे बड़े हो गए, एक हो गए प्रत्यादि देवता जो उनके नीचे के देव हो गए। ये हमारे को साथ साथ उन्हीं के साथ में मिलते हैं। और हमने ना ये सिर्फ 1-2 ही नक्षत्र का छोटा सा एग्जाम्पल आपको देंगे। जैसे अगर हम बोले श्रवण नक्षत्र की बात बोलें, तो जब भी श्रवण नक्षत्र वाले हमने देखा विष्णु जी का बहुत पाठ करते हैं। श्रवण नक्षत्र वाले उनकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव देखे हमने, बहुत अजीब सी किस तरह के बदलाव? मतलब जैसे वो जॉब में स्टेबल नहीं हो रहे थे, या हेल्थ उनकी खराब हो रही थी, या फैमिली रिलेशन, उन्होंने जब भी वो रास्ता चुना देव का, क्योंकि जो उनके देव थे वो विष्णु जी के अंडर आते थे, उन्होंने उनके ऊपर वाले को लिया, तो उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी वापस आने लग गई। अगर हम दूसरे कृत्तिका नक्षत्र वाले की बात करें, तो हमने हमेशा देखा कि फायर के क्लोज जाके या आग के, अग्नि के क्लोज जाके उनको बुरा नहीं लगता, और अग्नि के रिचुअल्स वो बहुत अच्छे करते हैं, और कहीं ना कहीं वो अग्नि से अपने आप को रिलेट करने लग जाते हैं। ऐसे लगता है फायर और वो एक हैं। सूर्य देवता उनके बहुत ज़्यादा। फिर अगले में चलते हैं, अनुराधा नक्षत्र वालों की बात करते हैं। अग्नि था उनका कृत्तिका का तो, लेकिन सूर्य के लिए अगर आपने बोला तो हम अनुराधा नक्षत्र की बात करेंगे। अनुराधा नक्षत्र धूप में परेशान नहीं होते। अनुराधा नक्षत्र वाले, उन्हें धूप अच्छी लगती है। ऐसा क्यों? वो देव वहीं से निकलते हैं, तो जो उनको देव होते हैं वो उनको परेशान नहीं करते, और उन्हीं के साथ करके वो ऊर्जा और पैदा कर सकते हैं। तो नक्षत्र के साथ जो देवता जुड़े हुए हैं उनकी ऊर्जा हमें सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही है, ये ऐसे ही लेके जाते हैं। जैसे धनिष्ठा पे जाएं तो बहुत सारे हम कहते हैं एलिमेंटल गॉड्स होते हैं या म्यूजिक रिलेटेड होते हैं, सारे आर्टिस्ट वहाँ से बहुत सारे निकल आते हैं, तो उनको वहीं पे करना है। तो ऐसे हर नक्षत्र के अलग अलग वो आ जाते हैं। गुरुजी, एक ही नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं, क्या उनकी आध्यात्मिक यात्रा भी सिमिलर होती है, उनकी लाइफ भी सिमिलर चलती है? देखिए, सिमिलर तो 2 जुड़वा के भी नहीं चलते, बहुत एक सीधी सी बात में करें, लेकिन बृहत्प्राशरा होरा शास्त्र ने इनको स्वभाव और वृत्ति में बांटा था, जो आपको अभी हम समझा भी रहे थे। स्वभाव हो गया नेचर, वृत्ति हो गया हमारी आदतें। उनकी नेचर और आदतें जिसका भी वही जन्म नक्षत्र लगेगा उनकी वैसी होंगी।
अब जन्म नक्षत्र को भी हम सिर्फ एक मून का नक्षत्र मान के नहीं चलते, हम इसको अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। आपको थोड़ा समझाने के लिए बताते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल में दे देंगे। जैसे अगर हम ये बोलें मून इस नक्षत्र में आए तो हम कहेंगे उसके इमोशंस यानी भावनाएं ऐसी हो गई। सूर्य जिस नक्षत्र में आएगा तो उसका सोच वैसी हो गई। जो उसका लगन का नक्षत्र आएगा उसकी पर्सनैलिटी और जो उसके दिखना हाव भाव आते हैं वैसी होंगी उस नक्षत्र से मिलती हुई, और उन्हीं चीज़ के ऊपर उसका ध्यान बना रहेगा ज़िंदगी भर उस लगन के नक्षत्र के ऊपर। शनि जिस नक्षत्र में आएंगे वैसे वो कर्म करने की कोशिश करेगा। बृहस्पति जिस तरह के आएंगे वो उस तरीके को धर्म मानेगा। बुध जिसमें आएंगे उसकी सोच और शब्द वैसे नक्षत्र से मिलते हुए होंगे। तो आप ऐसे करके अगर डिवाइड करें तो बहुत सिंपली ऐसे करके सबके लिए, हर ग्रह के लिए नक्षत्र से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ लेके चलेंगे जन्म नक्षत्र को लेके। अगर जन्म नक्षत्र करें, अगर हम आपको एक एग्जाम्पल अगर हम देना शुरू करें और चीज़ों को लेके, जैसे हम ये बोले कि अर्धरा नक्षत्र के ऊपर अगर हम आपको ये बात बोलना शुरू करें कि जैसे अर्धरा नक्षत्र हो गया तो वो कहीं ना पिछले जन्म के ना कहीं कोई लॉसेस या एक सैडनेस लेके कहीं ना कहीं चल रहा है, और जो उसकी जो शुरुआती ज़िंदगी होगी ना वो उसका रास्ता तय करेगी आगे की ज़िंदगी का। तो ये कहीं ना कहीं पीछे से वो अपना एक ले आया। अब ये सभी अर्धरा नक्षत्र वालों के लिए ऐसे ही जाएगा। तो ये कॉमन वाला हिस्सा आ गया एक चीज़ को लेकर। जैसे हम मूला, आपको अभी हम मूला का भी एग्जांपल दे रहे थे, तो ये आपको लगेगा कि ये कहीं पे भी ना फिट नहीं होते, हर सोसाइटी में अलग से रहना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने आप को और अलग लेके जाना चाहते हैं। जो हम आपको थोड़ी देर पहले यही समझा रहे थे कि जो कुछ बनते हैं वो क्योंकि अपने आप को आपसे डिटैच करके अलग लेके जाने की हिम्मत कर लेते हैं। ऐसे ही अगले में चले जाएं तो पुष्या की बात बोलें तो पुष्या वाले कहीं ना कहीं अपनी एक सोच लेके आते हैं, उसी सोच के बारे में वो बात करते हैं, उसी सोच से वो लोगों को जोड़ते जाते हैं और अपने साथ लोगों को ले लेके आगे एक रास्ता कारवां सा बना के चलना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम रेवती वालों को देखेंगे ना तो वो ना कहीं अंदर से इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि जैसे वो हर चीज़ की मदद करना चाहते हैं, या फिर जो चीज़ लोग अलग से हो गए हैं या फिर थोड़े लॉस्ट हैं वो उनकी मदद करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो ऐसे बिहेव करते हैं कि बस ख़त्म ज़िंदगी। आखिरी नक्षत्र में भी आता है कि मोक्ष की तरफ है या फिर ज़िंदगी। तो ये आदतें स्वभाव और वृत्ति से पैदा होती हैं, नक्षत्रों से आती हैं। तो एक ही जन्म में, एक ही नक्षत्र में अगर दो बच्चों ने जन्म लिया है, दोनों की लाइफ अलग अलग होगी लेकिन ट्रेड्स उनके अंदर कॉमन दिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो वो आप पहचान सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आप उनसे मिलेंगे, दो बातचीत करेंगे, उनकी आदत करेंगे, उनकी थोड़ा सा पास्ट को भी जानेंगे, आप इमीडिएटली पहचान सकते हैं ये जर्नी किस नक्षत्र से कहाँ से उठा के लाए हैं। फिर वो पदों में डिवाइड हो जाती है, फिर वो छोटों में देवता उनके सपोर्ट आ जाते हैं, फिर उनकी शक्ति डिवाइन आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, यस, आप कह सकते हैं वो लेके आते हैं बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ एक जैसी। गुरुजी, हम कलयुग में हैं, तो कलयुग में ऐसे कौन से नक्षत्र हैं जो डिवाइनली एक्टिवेटेड हैं और उनका असर आज के समय पर हो रहा है? देखिए, अभी हमने आपको ना जो समझाने की कोशिश करी ना, नक्षत्र ना एक तरीके से ना कोडिंग सिस्टम है, वो पीछे से ना कोडिंग लेके आ रहा है। तो जो वो कोडिंग लेके आ रहा है ना, उसमें से जिनके अंदर भी तमस वाली कोडिंग लगी है ना, वो पूरे एक्टिवेटेड नक्षत्र हैं कलयुग के लिए। जिनमें तमस है, जिनमें तमस लग गई, वो एक पीछे से ना, मतलब आप समझ लीजिए जैसे हम कहते हैं रोशनी लेके चलेंगे, या फिर वो कुछ करके दिखाना चाहेंगे, या वो बदलाव का रूप ही बनना चाहते हैं। वो एक नक्षत्र वो वाले ज़रूर हैं। अगर हम नाम बोले ना, सबसे पहला तो पुष्य नक्षत्र आता है, जो तिष्य नक्षत्र के नाम से भी कई जगह पे लिखा जाता है। और अब ये देखेंगे वो ना धर्म को की स्थापना के लिए हमेशा जोर मारना शुरू कर देते हैं। पुष्य नक्षत्र वाले कलयुग के अंदर ही की बात कर रहे हैं, अभी जो चल रहा है और उसी की बात के ऊपर कर रहे हैं। और वो करेंगे धर्म को एक तरीके से नरिश करने की बातें। फिर दूसरा नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है, जो विष्णु जी का नक्षत्र की तरह आता है। तो क्योंकि विष्णु जी तो सारे अवतार और उनको लेके, तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई को आगे कैरी करने की बात कर रहे हैं। फिर अगला आ रहा है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जिसकी अगर हम बात बोलें तो ये
सांप सरपेंट की कॉस्मिक एनर्जी को लेके आता है और ये कलयुग के लिए बिल्कुल एक्टिवेशन का नक्षत्र की तरह है और जो बहुत पुरानी चीज़ों की नॉलेज लेके और आगे देने के सिस्टम पे चल रहा है। फिर उससे अगले नक्षत्र की बात बोलें तो रेवती की बात बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा ना, फिर दोबारा क्योंकि अंतिम नक्षत्र और सोल एक्टिवेशन के नक्षत्रों की बात करेंगे, ये कार्मिक सेक्शन साइकिल जो हमारा चल रहा है उसको अंत करने के नक्षत्र के ऊपर जोर की बात बोलेंगे। उससे अगला नक्षत्र है तो शतभिषा नक्षत्र को हम लेके चलेंगे, जो हीलिंग का काम करता है। जो सोल या जो लोग बहुत कहते परेशान से उसमें चल रहे हैं, तो ये उनके साथ हीलिंग का काम कर रहा है आज की डेट में। और फिर मूला जो हमारा बार बार चर्चा में आ रहा है, वो अपने आप को डिटैच करके अपनी नई इल्यूजन से दूर जाके, क्योंकि हमने आपको एक और बात बोली थी ना, वो कहीं ना कहीं दूसरे से जुड़ के जानने की वो करता है। तो मूला नक्षत्र कहीं ना कहीं वो ही चीज़ों में के अंदर लोगों को समझने की कोशिश कर रहा है, जो अगले युग के रास्ते की तरफ को बढ़ने की तैयारी है। तो ये नक्षत्र, तो युग ट्रांजिशन में मूला नक्षत्र का एक बहुत बड़ा रोल। मूला, ये सारे नक्षत्र जो एक्टिवेट नक्षत्र हैं वो ही एक तरीके से हम कह रहे हैं ना, कहते हैं रोशनी लेके चल रहे हैं अलग अलग चीज़ों की। कोई धर्म की लेके चल रहा है, कोई हील करने के लिए लेके चल रहा है, कुछ अपनी सोच देने की कोशिश कर रहा है, कोई रास्ता देखने की कोशिश कर रहा है। तो ये ही हमारे प्रधान नक्षत्र हैं जो इन पे लगे हुए हैं। गुरु जी, बात करें 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर की, तो कौन से ऐसे ब्लेस्ड नक्षत्र हैं जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाले हैं? देखिए, हम ना इसको ना बेस ग्रहों से बनाएंगे और राशियों से ही बेस बनाएंगे, क्योंकि एक्टिवेशन के जो रिजल्ट्स को देना होता है, नक्षत्र तो सिर्फ उस चीज़ का ग्राउंड तैयार करता है। जैसे हमने कहा ना, ये मैप है, मैप पे चलना हमें खुद होता है। तो वो चलने के लिए जो जो माहौल और एटमॉस्फेयर कंट्रोल कर सकता है, जो सपोर्ट कर सकता है, वो ग्रह आ जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस का सिस्टम है। तो कॉम्बिनेशन में राशि में नक्षत्र आ गए, नक्षत्र के अंदर वो वाला एक पार्ट ऑफ रोड आया, उस पार्ट ऑफ रोड को समझ लीजिए किस तरह की रोशनी देंगे, या कांटे देंगे, या पत्थर देंगे, या खाई देंगे, क्या फूल देंगे, वो ग्रह देंगे। फिर वो एक्टिवेशन का आपको रिजल्ट कैसा मिलने वाला है, वो आपकी दशा और ट्रांजिट्स डिसाइड करेंगे। ये कॉम्बिनेशन में हम चलते हैं। तो हम ट्रांजिट्स का सिस्टम नक्षत्र के ऊपर लेके चल रहे हैं और उस तरीके से हम आपको इजी तरीके से समझा रहे हैं। और वही सेम चीज़ कि बृहस्पति कर्क में, शनि मीन में, राहु भी इसी समय में और केतु भी इसी समय में घर बदलेंगे। दोनों के दोनों का घर बदला जाएगा, क्योंकि साल के आखिर में उनकी भी एक्टिवेशन के पीरियड बदलने शुरू हो जाएंगे। इसी चीज़ को लेके हम आगे चलेंगे। तो पहला आएगा पुष्या नक्षत्र। पुष्या के अंदर क्योंकि बृहस्पति की एक्टिवेशन बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि कैंसर के स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर यह है, अपने ही घर के अंदर, अपने ही तारे में, अपनी चीज़ों में बहुत अच्छा एक्टिवेशन पॉइंट बनाएगा। और ये एक्सेप्शनल, बहुत अचानक ग्रोथ का वो रहेगा, जिनका भी पुष्या नक्षत्र है। मतलब किसी न किसी चीज़ की बढ़त देगा। अब हम हमेशा कहते हैं बढ़त देगा, अच्छी और बुरी नहीं बोल रहे हम। अच्छा, बढ़त देगा, दोनों तरह की, किसी भी तरह की अचानक बढ़त देगा, ये बढ़त का कारण बनेगा। दूसरा है श्रवण नक्षत्र। ये शनि की वजह से पूरा एक्टिवेशन पॉइंट पकड़ेगा, क्योंकि ये कैप्रिकॉर्न उन्हीं का ही जिसके अंदर ये नक्षत्र आएगा, ये वो आएगा। और लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ एकदम शांति छा जाएगी। अचानक आपकी हलचल चल रही थी, ज़िंदगी में हलचल चल रही थी, कार्य में हलचल चल रही थी, वहाँ एक तरीके से शांति का पॉइंट बना देगा। फिर अगला जो नक्षत्र आ रहा है वो रोहिणी नक्षत्र आ रहा है। रोहिणी टॉरस के अंदर आ रहा है और यहाँ पे ना चंद्र बहुत अच्छा सा रिजल्ट देता है। और ये बहुत अच्छा सा ना, अगर हम कहें ना, पैसे मटेरियल चीज़ों को लेके पूर्णता का नक्षत्र बनेगा। तो इनका अगर जो भी डिज़ायर्स होंगे, देखिएगा इस समय में काफ़ी अच्छे पूर्ण होने लग जाएंगे, जो चाह रहे थे वो मिलने लग जाएगा। फिर अगला अनुराधा नक्षत्र, बहुत इम्पॉर्टेंट नक्षत्र जाने वाला है। हाँ, अनुराधा नक्षत्र स्कॉर्पियो में आता है और स्कॉर्पियो के 3 डिग्री के आसपास से शुरू होता है और ये भी शनि के उसमें का नक्षत्र में है। यहाँ पे क्योंकि शनि मीन राशि में से निकल रहे हैं, तो ये
एक तरीके से देखिएगा कि वो अपने रिलेशनशिप में बहुत फेथफुलनेस और अपने रिलेशनशिप को संभालने में बहुत अच्छा काम करेगा अनुराधा नक्षत्र वाले को ये वाला पीरियड। और आखिरी नक्षत्र जिसकी हम बात बोले वो है हस्ता नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र जो है वो वर्गो उसके अंदर आ रहा है। और लेकिन यहाँ पे ना पूरी केतु की वो मिलेगी, आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, वो तो जिससे उनको ना हम कहेंगे सिक्स सेंस उनकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो वो अपने डिसीजन मेकिंग में इस पीरियड के अंदर बहुत अच्छे तरह से काम कर पाएंगे और सिक्स सेंस से उनको पता होगा कि हम ठीक कर रहे हैं, सही रास्ते पे हैं, गलत में हैं। तो ये नक्षत्र इसी सीक्वेंस के अंदर जाने वाले हैं इस पीरियड में, जो एक्टिवेशन और बहुत अच्छे रिजल्ट्स या कुछ हम कहे विजिबल दिखने वाले रिजल्ट्स देने वाले। तो ये मोस्ट ब्लेस्ड नक्षत्र है ब्लेस्ड क्योंकि देखिए ब्लेस्ड हम उसी को कहते हैं जहाँ पे कुछ हरकत हो, जहाँ बिल्कुल ही शांति से बैठा है, ठीक है ज़िंदगी में जो चल रहा है, लेकिन बदलाव की तरफ को जाना ही सच्चाई है, ज़िंदगी ही बदलाव है और बदलाव हाँ इन्हीं नक्षत्रों में दिखेंगे। गुरुजी, करियर, वेल्थ और रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो इस समय एक्टिवेटेड हैं और वो हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालने वाले हैं? देखिए इसको ना हम आपके ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। पहला हम प्रोफेशन में लेके जाएंगे नक्षत्र के लिए। पहला नक्षत्र रहेगा मघा नक्षत्र। मघा बहुत एक्टिवेशन में होगा, लियो का नक्षत्र है के अंदर आता है और लीडरशिप वगैरह को बढ़ाएगा बहुत अच्छी तरह। दूसरा नक्षत्र हम लेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लेंगे, जो वर्गों के अंदर आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ कैरियर उन लेके आ रहा है, साथ साथ लेके आगे चलेगा। फिर उससे अगला हम नक्षत्र लेंगे विशाखा। विशाखा नक्षत्र ना लिब्रा में आता है और बहुत हाई एनर्जी लेके इस टाइम उनके लिए बैठा होगा, तो अपने कैरियर में बहुत सारी एनर्जी दिखा पाएंगे, जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो कर पाएंगे। तो ये 3 नक्षत्र अगर हम कैरियर की तरफ को लेके बोले। फिर अगर आप जानने की कोशिश करेंगे पैसों को लेके, पैसों में किसकी उसमें बदलाव आने वाला है या कोई फाइनेंशियल एक्टिवेशन जो चीज़ों के अंदर बदलाव आने वाला है, तो हम पहला बोलेंगे पूर्व आषाढ़ नक्षत्र बोलेंगे, जो धनु राशि में आता है। इसके अंदर आप देखिएगा अचानक उनको फाइनेंशियल एक्टिवेशन हो जाएगी, ग्रोथ की चीज़ें उनके सामने आ जाएंगी इसी पीरियड में। तो बदलाव भी हो सकता है, जॉब चेंज वगैरह का भी थोड़ा सा इनके लिए स्कोप बन सकता है, ये इनके लिए बन सकता है। फिर अगला नक्षत्र बोलेंगे हम धनिष्ठा नक्षत्र, जो कैप्रिकॉर्न के अंदर आता है। इनको अचानक शुरू हो जाएगा कि हमें पैसा बचाना है, तो सेविंग्स के लिए बेस्ट धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर चल रहा होगा। ये कहीं ना कहीं से रिसोर्सिंग करके पैसा बचाना शुरू कर देंगे, बहुत अच्छा एक्टिवेशन जाने वाला है। और अगला नक्षत्र बोलेंगे वो है रोहिणी नक्षत्र, आखिरी इस वाले में पैसों को लेके, जो टॉरस में आता है। और ये इनको कहीं ना कहीं जो चीज़ों की इनकी चाहत है उसकी पूर्णता करने के लिए आ रहा है। कोई कार लेना चाहता था, कोई समझ लीजिए घर लेना चाहता था, कोई ट्रैवल करना चाहता था, कहीं ना कहीं इनकी इच्छाओं को ये पूर्णता करके दिखाएगा और ये पूर्ति करेगा। फिर इसी अगली कैटेगरी की बात बोले तो रिलेशनशिप, आजकल जो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सा एक चीज़ बन गया है। पहला नक्षत्र हम बोलेंगे मृगशिरा नक्षत्र, ये टॉरस के अंदर ही आता है। तो जो रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं ना, रोमांस ढूंढ रहे हैं, ये पीरियड उनके लिए मृगशिरा नक्षत्र वाले हैं। तो अगर वो ढूंढ रहे हैं, हाँ मिलेगा। आप अगर किसी को पसंद करते हैं जाके बोल दीजिए, हाँ आपके लिए ये चीज़ पूरी होगी। फिर उससे अगला नक्षत्र रिलेशनशिप, ये हमने आपको पहले भी अभी मेंशन किया था, अनुराधा नक्षत्र। ये जाएंगे अपनी रिलेशनशिप के स्टेबिलिटी में। ये हमने कलयुग के पूरे उसके अंदर आपको अभी हम बता ही रहे थे, रिलेशनशिप के स्टेबिलिटी में। किसी के साथ भी रिलेशनशिप में है उसको आप स्टेबल करेंगे। आप किसी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, शायद शादी की तरफ को बढ़ जाए या एक स्टेबिलिटी की तरफ, तो आपकी डेप्थ बढ़ेगी रिलेशनशिप को लेके, ये चीज़ इसके साथ में आएगी। अगला नक्षत्र आएगा उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, जो पाइसेस में आता है। अब पाइसेस की बात, जहाँ मीन की बात आती है, फिर वही मोक्ष की राशि की तरफ को चली जाती है। मोक्ष की यानी यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्ट्स बनेंगे रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके योगा पार्टनर बन जाएं, आपके हीलिंग पार्टनर बन जाएं, आप जिनके साथ एक साथ रहना चाहते हैं उनके साथ किसी पार्टनरशिप में आ जाएं। कुछ ऐसा कहानी के अंदर आपका कुछ ना कुछ कनेक्ट्स इनके अंदर बिल्डअप होने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एनलाइटनिंग अस टुडे। और
आई एम श्योर मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी टू नो अबाउट द नक्षत्र, और आज जो आपने लकी नक्षत्र बताया उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आएंगे। सो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि आपने इतना समय निकाला। नमस्कार। नमस्कार। क्या आपके नक्षत्र में कोई हिडन कॉस्मिक कोड छुपा हुआ है जिसे अगर आप जान लेंगे तो आपकी ये लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? और ये जो 6 महीने हैं 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर आपके लिए क्या कुछ लेकर के आने वाले हैं, आज हमने इन सभी बातों को जाना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए थे और आपका इस समय कौन सा नक्षत्र एक्टिवेटेड है। आप विश्व के किस कोने से हमसे जुड़ रहे हैं ये भी ज़रूर शेयर करिए, और अगर आपका ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं हम गुरुजी से आने वाले एपिसोड्स में ले तो उन्हें भी कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। क्या पता उनका जीवन भी बदल जाए, परिवर्तित हो जाए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।